हेलो एवरीवन, क्लास 11। कल हमने पार्ट 1 किया था थ्योरी ऑफ डिमांड का, जिसमें हम डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड तक पढ़ चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट 2 में डिमांड फंक्शन। ओके, तो डिमांड फंक्शन क्या है? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर द क्वांटिटी ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट that will be purchased by consumers depend on a number of key variable determinants। यानी कि क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर एक कंज्यूमर ने कितना सामान परचेज किया, कितनी कौन सा गुड्स एंड सर्विस कितनी क्वांटिटी में परचेज किया, ये डिपेंड जो होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वेरिएबल है, वो नंबर ऑफ वेरिएबल क्या कह लीजिए, वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हम जो है क्वांटिटी कम या ज़्यादा परचेज करते हैं। तो फर्स्ट है द ऑन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, जो सामान हम खरीद रहे हैं उसका प्राइस क्या है। नंबर 2 द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी मैंने आपको पीछे बताया था रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट्स होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, तो उसके प्राइस पर भी डिपेंड होता है। थर्ड आता है लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, हमारी इनकम, हम अपनी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जो हम खर्च करते हैं। बायर कितना खर्च करता है, इनकम लेफ्ट आफ्टर डायरेक्ट टैक्स, यानी कि डायरेक्ट टैक्स के बाद जब टैक्स भर देते हैं उसके बाद हमारे पास इनकम क्या बचती है, तो उस इनकम का लेवल भी डिपेंड करता है, यानी कि हमारे पास कितनी इनकम है, उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है अपनी इनकम के अकॉर्डिंग भी जो है सामान परचेज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। चेंज इन द बायर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ये भी डिपेंड करता है कि इस बायर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाए तो भी उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। द एडवर्टाइजमेंट इफेक्ट मेजर थ्रू द लेवल ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि विज्ञापन पर कितना रुपया खर्च हो रहा है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंज्यूमर पर बहुत इफेक्ट डालता है। क्योंकि आप आजकल के जो मॉडर्न हमारी जो यूथ है वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट पे से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर किसी हीरो जो उनका रोल मॉडल है वो उस चीज़ की ऐड कर रहा है तो उनको ये लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो उस पर भी डिपेंड होता है, वो अपनी परचेजिंग पावर जो है उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिसाइड हो जाती है। फिर है चेंज इन द पॉपुलेशन नंबर और नंबर ऑफ बायर्स। चेंज इन पॉपुलेशन यानी कि जैसे साइज में भी हो सकता है, नंबर ऑफ बायर में भी हो सकता है कि पॉपुलेशन की आज जो है सपोज कीजिए 1 लाख है, थोड़े दिन बाद जो है यहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई तो ऑटोमेटिक क्या होगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी और लोग हो जाएंगे खरीदने के लिए। फिर नंबर ऑफ बायर, कुछ अभी ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ ही लोग बाग उस सामान को परचेज़ कर रहे हो, धीरे धीरे और लोगों को पता चले तो वो भी सामान परचेज़ करने लग जाए तो भी क्या हो जाएगी, उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी डिमांड, हमारी क्वांटिटी डिसाइड करती है कि हमें क्या सामान परचेज़ करना है और कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करना है। ये सब बातें बहुत इफ़ेक्ट करती है। हम सिंबल्स लेते हैं। डी मतलब डिमांड, एक्स मतलब कॉमोडिटी, जो भी हम जिस भी कॉमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस की, पी एक्स, पी एस, पी सी, वाई डी, टी, ए एन यू, यानी कि वो क्या चीज़ होगी, वो सारी चीज़ होगी। वाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स के प्राइस, हमारी डिस्पोजेबल इनकम, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और क्या कहते हैं हमारी जो देश की नेशनल इनकम है वो, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे जो है हमने जो अभी हमने पीछे पढ़ा इसको मैंने सिंबल्स के द्वारा डिनोट किए हुए हैं। ओके, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, ये सारे इसके सिंबल्स हैं। डी एक्स द अमाउंट डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में वो सामान परचेज कर रहा है। पी एक्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यू मतलब अदर स्पेसिफाइड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी डिमांड जो है वो चेंज होती है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस, और हम इसको इस टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप जो है इसी टर्म में, इसको एक सिंपल इजी है, ये 2 टर्म है, आप इसी टर्म में जो है अपने डिमांड को एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, एक मतलब एक दूसरा तरीका है एक अपनी ही डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करने का, क्यू डी
एफ माने फंक्शन, पी x1 x2 x3 मतलब डिफरेंट प्रकार के हमारी जो है बातें हो सकती हैं जो डिमांड फंक्शन डिसाइड करता है। इन इकोनॉमी very simple statement of demand function is adopted where all variable that determine demand are held to be constant except for price। और भी बहुत सारी बातें होती हैं कि दूसरी चीज़ें हमारी क्या होती है, जितने भी हमारे वेरिएबल है, इनकम है और ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, इन सब के अलावा एक्सपेक्ट फॉर प्राइस, वो सब चीज़ें सारी कांस्टेंट रहे प्राइस को छोड़कर। मतलब वो उन चीज़ों में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितनी हमारी इनकम है वही रही, वही हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस रहा, ओनली किस में चेंज हुआ है, प्राइस में। हमारे दूसरे जितने भी वेरिएबल थे वो सब कांस्टेंट है, जो अपने अभी हमने किया था रिलेटेड ऑफ गुड्स के प्राइस थे, इनकम थी और हमारी क्या कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। ओनली फॉर प्राइस, केवल प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में क्या चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है डिसाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट डिमांड इक्वेशन। डिमांड की इक्वेशन हम बनाते हैं। ए लीनियर डिमांड फंक्शन में बी स्टार्टेड डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। डी मतलब अमाउंट डिमांडेड, कितने अमाउंट में किया। ए क्या है, कांस्टेंट पैरामीटर है विच सिग्निफाइज इनिशियल प्राइस, जो शुरू के प्राइस को डिसाइड करता है। ठीक है, बी डिनोट करता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन हुआ, कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हुई या ज़्यादा हुई, तो ये डिसाइड करता है। उसके बाद आपका है बी हैविंग ए माइनस साइन डिनोट ए नेगेटिव फंक्शन। बी को जो है वो माइनस साइन के द्वारा डिनोट किया गया। क्यों किया गया है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस अगर इंक्रीज होंगे तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि ये नेगेटिव रिलेशन क्यों शो करता है, क्योंकि इफ़ प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, क्योंकि जिस चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं हम उस चीज़ की हमारी जो विलिंग टू परचेज है वो कम हो जाती है। अगर प्राइस जो है डिक्रीज होते हैं तो हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये हमारी साइकोलॉजी भी है और जो है इनकम भी हमारे ऊपर वो होती है, क्योंकि अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम ज़्यादा कीमत पे सामान नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब एक नियम भी है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड जो है उस चीज़ की कम हो जाएगी, लोग कम खरीदेंगे, तो इसलिए इसको माइनस साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। हम एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन लेते हैं। डिमांड फंक्शन डी एक्स को जो ए है 20 माइनस 2 पी एक्स, वेयर डी एक्स अमाउंट डिमांडेड फॉर द कमोडिटी, पी एक्स प्राइस। अब इसमें आप 1 2 3 4 पी एक्स 20 है, 20 के बाद पी एक्स आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी हो जाएगी कि आपने उस कमोडिटी की कितनी डिमांड की है। सपोज करिए हम 1 रखते हैं तो 20 माइनस 2, अगर प्राइस 1 है तो हमारी डिमांड कितनी हो गई। आप देखिए, अगर मैं पी एक्स के प्लेस पर रखती हूँ 1 तो क्या होगा, 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 18। तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी हुई, 18। जब पी एक्स यानी कि प्राइस 1 है तो हमारी डी एक्स कितनी है, 18। ओके, उसके बाद हम 20 माइनस पी एक्स जो है हमारा 2 पी एक्स जो बी माना है हमने। अब देखिए कि मैं 5 रखती हूँ, 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो गया, आंसर कितना आ गया, 10। 5 टू 10 20, तो हमारी डी एक्स आ गई 20। अब आप देखिए कि जब प्राइस 1 था तो हमारी डी एक्स क्या थी, 18 थी। ठीक, जब हमने पी एक्स जो है 5 रखा तो हमारी डी एक्स क्या हो गई, 10 हो गई। तो आप देखो कि जब प्राइस इंक्रीज होकर 5 हुआ तो हमारी डिमांड डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 10 हो गई। तो इसीलिए ये किसके द्वारा शो हो रहा है, माइनस, इसीलिए इसको जो है बी को जो है हम माइनस साइन के अंदर जो है डिनोट करते हैं। ओके, अब हम एक शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल लेते हैं। हमने देखा होगा जब हमने इसी फार्मूले के
grew, हमने जब प्राइस 1 रखा तो हमारी डिमांड कितनी हुई 18, जब 1 रखा तो डिमांड क्या है 18, और जब 5 रखा तो डिमांड हमारी कितनी हुई है 10। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी डिमांड जो है क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, यानी कि नेगेटिव रिलेशन को ये शो कर रहा है। अब बात आती है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, तो मांग का नियम क्या है इसके कुछ, क्योंकि हर चीज़ के रूल एंड रेगुलेशन तो होती हैं, तभी तो हम जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, तभी जो है एक प्रोड्यूसर जो है डिसाइड करता है कि मुझे अपने प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना है। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या शो करता है, एक्सप्रेस द नेचर ऑफ फंक्शनल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल ऑफ द डिमांड रिलेशन वाई वर्सा द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। मांग का नियम क्या एक्सप्रेस कर रहा है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कर रहा है किसके बीच में, प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड, क्योंकि प्राइस के हिसाब से ही हम अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करते हैं। इट सिंपली स्टेट दैट डिमांड वेरियस इनवर्सली टू चेंज इन प्राइस, यानी कि इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, तो लॉ ऑफ डिमांड में जो है इन राइटर ने कहा कि हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड एंड लोअर द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी डिमांड। और इसमें मेन जो बात लिखनी है आपने वो क्या लिखनी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, जो दूसरी सभी चीज़ें हैं वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, केवल फंक्शनल रिलेशन किसके बीच में है, डिमांड एंड प्राइस के बीच में। हम इसमें अजम्पशंस मैं आपको अभी बताऊंगी कि अदर थिंग्स क्या क्या चीज़ें हैं, मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि अदर थिंग्स क्या होती है, जैसे इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वेदर है, मतलब फैशन है, ये सब बातें क्या चीज़ होती है, अदर थिंग्स होती है। ओनली प्राइस आर चेंज, जब प्राइस के चेंज होने पर हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन प्राइस आर चेंज द क्वांटिटी डिमांड आर चेंज, क्वांटिटी डिमांड चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में परिवर्तन कब हुआ है, जब हमारे प्राइस में परिवर्तन हुआ है। ओके, तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। तो जब नेगेटिव रिलेशन होगा, वो शेड्यूल देखा था हमने, जब नेगेटिव रिलेशन होगा तो हमारी डिमांड कब जो है वो कैसी होगी, नेगेटिव। ओके, प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड हमारी जो है वो क्या है, देखिए प्राइस 5 है तो डिमांड कितनी है हमारी 100 है, 4 है तो डिमांड इंक्रीज़ कितनी होगी 200 होगी, 3 है तो डिमांड कितनी होगी 300 होगी, 2 है तो डिमांड हमारी ये है, और 1 है तो हमारी डिमांड क्या है ये। तो ये है हमारी लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, पीछे हम शेड्यूल किया था और अब हम क्या कर रहे हैं, डिमांड का डायग्राम नंबर 1। एक्स एक्सिस पर आपकी डिमांड फॉर कमोडिटी है, वाई एक्सिस पर आप क्या शो करोगे, प्राइस को शो करोगे, और जो ये लाइन शो हो रही है वो आपकी क्या शो कर रही है, डिमांड कर्व। ओके, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। इसी जो ग्राफ हमने अभी जो डायग्रामेटिकल जो है हमने शो किया है, इसी को हम प्रेजेंट कर रहे हैं। द शेड्यूल फॉर कमोडिटी एक्स एज प्राइस फॉल डिमांड प्राइसेस, जब प्राइस गिरेंगे तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, हमने पीछे किया था, प्राइस को इंक्रीज दिखाया था, डिमांड को डिक्रीज दिखाया था। इसमें हम क्या दिखा रहे हैं, प्राइस को डिक्रीज दिखा रहे हैं और डिमांड को क्या दिखा रहे हैं, इंक्रीज दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखिए प्राइस डिक्रीज हो रहा है और आपकी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर प्राइस फॉल होंगे तो डिमांड क्या होगी, रेज होगी। ओके, क्योंकि इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो अब हम करेंगे इसकी एजम्पशंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस, जो हमारा मांग का नियम है ये विभिन्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं होना चाहिए, जितनी इनकम उसको मिल रही थी पहले उतनी ही उसको मिल रही है। नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन फैशन, फैशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नो शॉर्टेज, किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है, भविष्य में प्राइस के चेंज होने की कोई संभावना नहीं है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। अगर ये सब चीज़ें क्या हैं, अदर थिंग्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, अदर थिंग्स। ओके, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये ध्यान रखना है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। सबसे पहले ये बात लिखोगे आप लोग कि अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन द पॉइंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यानी कि क्वांटिटी डिमांड में अगर परिवर्तन हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है, ओनली फॉर ओनली प्राइस की वजह से। ओके, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स जो है बिल्कुल चेंज नहीं हुई है। तो ये है आपका आज पार्ट 2, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, डिमांड फंक्शन, डिमांड किस तरीके से निर्धारित की जाती है, हम अपने जो कंज्यूमर है वो अपनी परचेजिंग किस हिसाब से, कौन से फैक्टर है जो उसकी परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, तो पार्ट 2 में आज इतना ही है, आप इसको ध्यान से सुनना, उसके बाद इसके नोट्स जो हैं अपने रजिस्टर में नोट करना। ओके, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो पर्सनली आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।